हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए सुपर टेट एग्जाम के लिए हिस्ट्री की क्लास लेके आऊँ। जैसे कि आप सबको पता है कि आपका सुपर टेट एग्जाम में हिस्ट्री के अंतर्गत आपको मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। अगर आपने अभी तक इससे पहले कि इसका सुपर टेट एग्जाम का सिलेबस या इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जाके वीडियो को देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे क्या हो कि हमारे चैनल पे आने वाले वीडियो के सारे रेगुलर वे पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी और आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। जैसे आप सबको पता है कि भारत में अलग अलग यूरोपीय कंपनियाँ आई। पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी आए, स्वीडिश आए, अलग अलग कंपनियाँ आती रहीं। लेकिन जो भी कंपनी आ रही थी, इस कंपनी के आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो भी यूरोपीय कंपनी आई, इस कंपनी के आने का मुख्य उद्देश्य था कि भारत में व्यापार करना है, व्यापार करके मुनाफा कमाना है। लेकिन क्या हो रहा था, जब ये धीरे धीरे ये कंपनियाँ आई, इन्होंने भारत की राजनीतिक, भारत की आर्थिक सामाजिक स्थिति को देखा। जब उन्होंने यहाँ की स्थिति को देखा तो उनके मन में क्या हुआ, भारत में शासन करने की इच्छा हुई कि भारत में शासन करना है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ की राजनीति में धीरे धीरे हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन ये कंपनियां पहले क्या हुआ, इनके मध्य में आपस में संघर्ष हुआ। जैसे आपको पता है कि वेदरा का युद्ध होता है, अलग अलग युद्ध होते हैं, तो इनके मध्य में क्या हो रहा था, आपस में संघर्ष हुआ। तो आज की वीडियो में हम यही पढ़ेंगे कि भारत में जो यूरोपीय कंपनियां आई, उनके आने का क्रम क्या था, उनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके पश्चात भारत में जैसे बंगाल पे इन्होंने आधिपत्य कैसे स्थापित किया, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि इस टॉपिक से जितने भी आपके डाउट हो सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आपको पता है कि यूरोपीय कंपनियां आई, जैसे पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, डच आए, फ्रांसीसी आए। तो सबसे पहले हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पुर्तगालियों के बारे में कि पुर्तगालियों का आगमन कैसे हुआ, किसके द्वारा हुआ, कब हुआ। तो आपको पता है 17 मई 1498 में वास्को डिगामा आए। कब आए वास्को डिगामा? कब आए? 17 मई 1498 को। और ये कहाँ आए? तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर। कहाँ पे? कालीकट बंदरगाह पर। और ये वास्को डिगामा ने जब पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर भारत और यूरोप के मध्य क्या एक नया समुद्री मार्ग की खोज कर दी। किसने की? वास्को डिगामा ने। वास्को डिगामा ने क्या किया, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर भारत और यूरोप के मध्य क्या किया, एक नया समुद्री मार्ग की खोज कर दी। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वास्को डिगामा भारत किसकी सहायता से आए थे, तो वास्को डिगामा अब्दुल मजीद की सहायता से आए थे। किसकी सहायता से भारत आए थे? अब्दुल मजीद की सहायता से। अब वास्को डिगामा तो आ गए। वास्को डिगामा ने यहाँ आके क्या किया था, मसालों का व्यापार किया। किसका किया था? मसालों का, जिससे इनको क्या हुआ, बहुत बड़ा मुनाफा हुआ। अब जब ये मुनाफा कमा के अपने देश गए तो वहाँ पे इन्होंने लोगों को बताया कि भारत में तो बहुत मुनाफा है, यहाँ से मसाले लेके आओ, उसको बेचना, बहुत मुनाफा है। तो अलग अलग व्यापारी आए, और वो व्यापारी जो आपको निजी यूरोपीय व्यापारी आते थे तो उनको एक वर्ड बोलते थे। क्या बोलते थे? इंटरलोपर। तो कई बार पूछ सकते कि जो निजी यूरोपीय व्यापारी आते थे उनको क्या बोलते थे? तो क्या बोलते थे? इंटरलोपर कहते थे। अब इसी में क्या होता है, पुर्तगाली कंपनी आती है और पुर्तगाली वायसराय बन के आता है। तो पूछ सकते हैं कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया? तो 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। तो प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन है? प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मेडा। यह भारत कब आया था? तो 1505 में। इसके पश्चात क्या होता है, 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली वायसराय बन गया था। कौन? अल्बुकर्क। और अल्बुकर्क ने क्या किया था, भारत में अगर पुर्तगालियों की वास्तविक शक्ति का संस्थापक पूछेगा तो किसको कहेंगे आप? अल्बुकर्क। क्योंकि इसने भारत में नौसैनिक शक्ति हो या जो भी हो, भारत में शक्ति साम्राज्य का विस्तार करने में महत्वपूर्ण योगदान था। किसका? अल्बुकर्क का। अब अल्बुकर्क आया कब था? तो 1509 में। अल्बुकर्क जैसे 1509 में भारत आता है, अल्बुकर्क ने क्या कि 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। तो पुर्तगालियों ने गोवा को कब जीता था? 1510 में।
किसकी सहायता से या किसके नेतृत्व में जीता था? तो अल्बुकर्क के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? अल्बुकर्क के नेतृत्व में। और पुर्तगालियों की जो नौ सैनिक शक्ति थी बहुत ही सर्वोत्कृष्ट की थी। उस टाइम की इनकी जो नौ सैनिक शक्ति बहुत ही अच्छी शक्ति मानी जाती थी। तो इसको एक नाम देते थे। आपसे पूछ सकते हैं ना कि पुर्तगाली नौ सैनिक शक्ति को क्या कहते थे? एस्तादो द इंडिया। जो पुर्तगाली नौसैनिक शक्ति थी इसको क्या बोलते थे? एस्तादो द इंडिया कहते थे। किसको बोलते थे? पुर्तगाली नौसैनिक शक्ति को। और पुर्तगालियों ने क्या किया था? ब्लू वाटर पॉलिसी प्रारंभ किया था। आपसे पूछ सकते हैं कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने प्रारंभ किया? तो किसने किया था? पुर्तगालियों ने। अब पुर्तगाली क्या करते थे? हिंद महासागर के क्षेत्र में एक कर वसूलते थे। उस कर को क्या बोलते थे? कारतीज। तो आपसे पूछ सकते हैं कि कारतीज क्या होता था? तो हिंद महासागर में के जो क्षेत्र होता था वहाँ पे जो पुर्तगालियों के द्वारा कर वसूला जाता था उस कर को क्या बोलते थे? कारतीज कहते थे। क्या बोलते थे? कारतीज। और जो पुर्तगाली नौसैनिक शक्ति थी इसको क्या बोलते थे? एस्तादो द इंडिया कहते थे। क्या बोलते थे? एस्तादो द इंडिया। अब पुर्तगालियों ने, जैसे आपको पता है कि अल्बुकर्क के नेतृत्व में क्या कर लिया? गोवा को जीत लिया था। तो वहीं पे पुर्तगालियों ने क्या किया? गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। तो पूछ सकते हैं कि प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा हुई? प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई पुर्तगालियों के द्वारा। और कहाँ पे हुई? तो गोवा में हुई। अब पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी सबसे पहले कहाँ पे खोली थी? तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पे खोली थी? कोचीन में। कहाँ पे खोली थी? कोचीन में खोली थी। इस तरह से पुर्तगालियों से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे आपने आपसे डिस्कस कर लिए। अब हम पढ़ते हैं डचों के आगमन के बारे में। अब डच के आने वाला प्रथम नागरिक कौन था? आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। तो 1596 में कॉर्नेली ड हस्तमन प्रथम डच नागरिक था जो भारत आया। कब आया था? 1596 में। उसका नाम क्या था अगर पूछते तो कौन था? कॉर्नेलिस ड हस्तमन प्रथम डच नागरिक था जो भारत आया था। अब जो डच कंपनी आई इस डच कंपनी का नाम क्या था? इस डच कंपनी का नाम था वेरिंग द ओस्ट इंडीज़। क्या नाम था? वेरिंग द ओस्ट इंडीज़। अब डचों ने क्या किया था? जैसे डच कंपनी हुई तो इन्होंने अपनी कंपनी का केंद्रीय स्थल को अगर इन शॉर्ट में समझने की कोशिश करें जिसे कह सकते हैं हेडक्वार्टर। जैसे कोई भी ऑफिस होता है, कोई भी ब्रांच होती है तो उसका एक हेडक्वार्टर होता है ना, कि उसी तरह से डचों ने अपनी कंपनी का केंद्रीय स्थल मद्रास के पुलिकट में बनाया। कहाँ पे बनाया था? मद्रास के पुलिकट में। और डचों के जो सिक्के थे उन सिक्कों को क्या बोलते थे? पैगोडा। तो कई बार पूछ सकता है कि डचों के जो सिक्के थे उन्हें क्या बोला जाता था? जो डचों के सिक्के थे उन्हें बोलते थे पैगोडा। क्या बोलते थे? पैगोडा। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो यूरोपीय कंपनियां आई इनके मध्य क्या हो रहा था? आपस में संघर्ष हो रहा था। अब आपस में संघर्ष क्यों हो रहा था? क्योंकि ये सारी कंपनियां किस लिए आई थी? व्यापार के उद्देश्य से। तो इसलिए व्यापार के उद्देश्य से आई तो मुनाफा कमाना भी इनका मुख्य उद्देश्य था। इसलिए क्या करती? जिस भी क्षेत्र का व्यापार कर रही थी उसमें क्या होता था? अपना एकाधिकार करना चाहती थी। जैसे पुर्तगालियों ने उन्होंने क्या किया? मसालों का व्यापार शुरू किया। तो चाहते थे कि मसालों का व्यापार सिर्फ हम ही करते रहें, या जो भी व्यापार शुरू करें तो उसमें एकाधिकार चाहते थे। इसी कारण क्या होता है? इनके मत में आपस में संघर्ष होते हैं। इसी सीक्वेंस में क्या होता है? 1759 में आपका वेदरा का युद्ध होता है। तो वेदरा का युद्ध कब होता है? पहले तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। 1759 में आपका वेदरा का युद्ध होता है। किसके किसके मध्य होता है? डचों व अंग्रेजों के मध्य होता है। डचों व अंग्रेजों के मध्य 1759 में वेदरा का युद्ध होता है। और आपका जो वेदरा का युद्ध होता है इसमें क्या होता है? डच हार जाते हैं। अब जब डच हार जाते हैं तो डचों का क्या हो जाता है? भारत से पतन हो जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कौन से युद्ध से डचों का बिल्कुल भारत से पतन हो जाता है? किस युद्ध से होता है? वेदरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध कब होता है? तो 1759 में। किसके किसके मध्य होता है? तो डचों और अंग्रेजों के मध्य। अब चलिए हम पढ़ते हैं अंग्रेजों के आगमन के बारे में। जैसे आपको पता है 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने की राजाज्ञा पत्र या चार्टर मिला। अब इसको चार्टर कब मिला? चार्टर का तात्पर्य क्या होता था? चार्टर का मतलब राजाज्ञा, राजाज्ञा पत्र या इजाजतनामा कह सकते हैं, कि उसको परमिशन मिली कि आप जाके क्या कर सकते हैं? भारत में या पूरब के क्षेत्र में अपना व्यापार कर सकते हैं। तो कब मिली थी ऐसा चार्टर? 31 दिसंबर 1600 को। किसके द्वारा? एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा।
जैसे आप सबको पता है कि एलिजाबेथ प्रथम ने जो राजाज्ञा पत्र दिया था कितने वर्ष के लिए थे, तो 15 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के दिया था? एलिजाबेथ प्रथम ने राजाज्ञा दी थी 15 वर्ष के लिए, अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई उसको 15 वर्ष की आज्ञा मिली कि आप जाके पूर्व क्षेत्र में व्यापार कर सकते हैं। लेकिन इसके पश्चात क्या होता है, जेम्स प्रथम का शासन आता है और उस राजाज्ञा पत्र को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा देते हैं। जैसे आप सबको पता है कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, इसीलिए मैं अपनी सीरीज में क्या करती हूँ, एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उनकी इमेज लगा के आपको समझाती हूँ। जिससे क्या होगा कि अगर आपने वीडियो सीरीज को रेगुलरली फॉलो किया होगा, तो अगर आपने एनसीईआरटी की बुक नहीं भी पढ़ी है फिर भी आपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, इमेज लगा के मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया। अभी मैंने आपको बताया ना, चार्टर, राजाज्ञा पत्र या इजाज़तनामा मतलब परमिशन लेटर हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब में व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कई और व्यापारिक कंपनियां उस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होल्ड नहीं कर सकती। मतलब जैसे इंग्लैंड की कंपनी थी तो यहाँ पे जो इजाज़त मिली, अब इसका मतलब था कि दूसरी कंपनी यहाँ पे आके क्या कर सकती है, उनके साथ कंपटीशन नहीं कर सकती। लेकिन इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाके नए इलाकों को खंगाल भी सकती थी। जैसे आप सबको पता है कि नए जो समुद्र पार जाके नए जो खोज कर सकती थी और वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। ये सब किसको परमिशन मिल गई थी? कंपनी को। किसके द्वारा? महारानी एलिजाबेथ के द्वारा। कितने वर्ष के लिए मिली थी? तो 15 वर्ष के लिए मिली थी। कितने वर्ष के लिए? 15 वर्ष के लिए मिली थी। ठीक, अब आपको पता है कि जैसे ये कितने वर्ष के लिए मिली थी राजाज्ञा पत्र? 15 वर्ष के लिए। लेकिन इस राजाज्ञा पत्र को अनिश्चित काल के लिए किसने बढ़ा दिया था? जेम्स प्रथम ने। जेम्स प्रथम ने जो 15 वर्ष की राजाज्ञा पत्र मिली थी इसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया था। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसका संचालन किसके द्वारा होता था? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो संचालन बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी के 25 मेंबर्स थे। उस टाइम पर जैसे कंपनी की स्थापना तो वहाँ पे हो गई थी, लेकिन वो व्यापार कहाँ पे कर रही थी? भारत में कर रही थी, तो उसका संचालन कैसे होता होगा? तो वहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी बनी थी, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी क्या थे? 25 मेंबर्स थे जो क्या करते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी का संचालन करते थे। अब जैसे आपको पता है कि जेम्स प्रथम ने क्या किया था, उस राजाज्ञा पत्र को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया था। अब इसका मतलब क्या था कि कंपनी से कोई भी आ सकता है और भारत में क्या कर सकता है, जब तक उसकी इच्छा चाहे तब तक व्यापार कर सकता है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि भारत में व्यापार करना है तो भारत के राजाओं से भी तो आज्ञा चाहिए ना। जैसे उस टाइम पे मुगल सम्राट में अकबर थे, जहांगीर थे, अलग अलग सम्राट थे, तो इनसे भी तो आज्ञा चाहिए ना। जिस क्षेत्र में आप व्यापार करना है उस क्षेत्र में अगर आपको ज़मीन चाहिए तो वहाँ के शासक से आज्ञा लेनी पड़ेगी ना। तो इसके लिए क्या किया, कैप्टन हॉकिंस को जेम्स प्रथम ने अपना राजदूत बना के मुगल सम्राट के दरबार में भेजा। और उस टाइम पे जेम्स प्रथम ने सुन रखा था कि भारत में मुगल सम्राट के रूप में कौन है? अकबर है। ठीक है, तो इन्होंने जो अपना एक पत्र जारी किया, किसके नाम पे लिखा था? अकबर के नाम पे लिखा। लेकिन जब तक कैप्टन हॉकिंस भारत आते हैं उस समय तक क्या होता है, अकबर की मृत्यु हो जाती है। अब जब अकबर की मृत्यु हो जाती है तो उनके पश्चात उनका पुत्र जहांगीर क्या होता है? शासक बना होता है। तो कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आए थे? 1609 में जहांगीर के दरबार में। और किसके राजदूत के रूप में आए थे? तो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में आए थे। अब इसके पश्चात क्या होता है, 1715 में 1615 में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आते हैं। अब इन सब के आने का उद्देश्य क्या था? अपनी कंपनी के लिए व्यापारिक कोठियाँ खोलना चाहते थे, जमीन प्राप्त करना चाहते थे, कर रही थे, अधिकार चाहते थे। धीरे धीरे इन्हीं सारे उद्देश्यों से क्या कर रहे थे, मुलाकात कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ पे खोली? तो अंग्रेजों ने अपनी जो प्रथम व्यापारिक कोठी थी इसको कहाँ पे खोला था? सूरत में। और दूसरी व्यापारिक कोठी भी 1611 में खोली। कहाँ पे? सूरत में खोली थी। अब इसके पश्चात जैसे अंग्रेजों ने थोड़ा बहुत तो राजाओं से आज्ञा ले ली, अब लेकिन इन्हें क्या करना था, अपने व्यापार को फैलाना था। तो उसी टाइम आपका क्या होता है, 1668 में
इंग्लैंड के जो सम्राट है चार्ल्स द्वितीय का, इनका विवाह होता है पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से। किससे होता है? पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से। जैसे आपको पता है कि भारत में अभी पुर्तगालिये भी हैं, अलग अलग कंपनियां सबकी अपनी अपनी सत्ता स्थापित कर रहे हैं। उसी समय इंग्लैंड के जो सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय, उनका विवाह हो जाता है पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से। अब जब पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से विवाह होता है तो चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई का क्षेत्र मिलता है। अब आप ये समझ लीजिए कि जैसे चार्ल्स द्वितीय तो वहाँ पे हैं, अब उनको दहेज के रूप में तो बम्बई का क्षेत्र मिला। किसके द्वारा मिला? पुर्तगालियों के द्वारा। लेकिन अब उसको वहाँ से तो कुछ इसका कर नहीं सकते, तो इसके लिए चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया, जो बम्बई क्षेत्र था इसको क्या कर दिया, 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो अब कंपनी के पास क्या हो गया, तो बम्बई का पूरा क्षेत्र हो गया, क्योंकि बम्बई के इस पूरे क्षेत्र को ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर लिया, 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ले लिया। इसके अलावा जैसे सूरत में यहाँ सब क्या हो रहे थे, धीरे धीरे व्यापारिक अपनी कोठी या व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित कर रहे थे। इसी सिक्कों में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1698 में सुल्तानुती, कालीघाट और गोविंदपुर नामक 3 गांव की 1200 रुपये में जमींदारी प्राप्त कर ली। अब कंपनी क्या कर रही थी, अब ये धीरे धीरे राजनीतिक षड्यंत्र कर रही थी। अब आपको पता है कि ऐसे डायरेक्ट तो किसी बड़ा साम्राज्य से आप नहीं कह सकते ना कि हमें आपके राज्य में खोलनी है। तो जो छोटे छोटे गांव होते थे, ये तो राजा से आज्ञा लेके, जिसे आपने जहांगीर से देखा राजदूत के रूप में गए, वहाँ से आज्ञा ले ली कि हमें व्यापारिक कोठी खोलनी है। इन्होंने कहा कि जैसे इन्होंने बताया कि हम व्यापार करना चाहते हैं अपना माल रखने के लिए, क्योंकि हम डायरेक्ट सामान रोज़ तो ला नहीं सकते, जहाज़ों से उतार के सामान को हमें स्टोर करना पड़ेगा। इसके लिए धीरे धीरे उन्हें व्यापारिक कोठी की आज्ञा लेते रहे और कुछ जगह इन्होंने क्या कर लिया, जैसे जमींदारी प्राप्त कर ली, जैसे बम्बई का क्षेत्र किराए में ले लिया। इस तरह से क्या कर रहे थे, अपना विस्तार कर रहे थे धीरे धीरे। अब इन्होंने क्या किया, तो फोर्ट विलियम का निर्माण करते हैं। कहाँ पे? कोलकाता में। कोलकाता में क्या करते हैं, एक किला का निर्माण करते हैं जिससे क्या बोला जाता है, फोर्ट विलियम। तो आपसे पूछ सकते हैं फोर्ट विलियम का निर्माण कहाँ पे किया गया, कोलकाता में। आपसे अगर पूछते हैं कि फोर्ट विलियम की नींव कहाँ पे रखी गई, किसने के द्वारा रखी, तो जॉर्ज चारनॉक ने। जैसे फोर्ट विलियम का निर्माण कहाँ पे हो, कोलकाता में। इसकी नींव किसने रखी थी, जॉर्ज चारनॉक ने रखी। इसी प्रकार सेंट जॉर्ज फोर्ट होता है, इसकी स्थापना मद्रास में की गई थी। ये दोनों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछते हैं कि जैसे आपका कोलकाता का फोर्ट विलियम है, इसकी नींव किसने रखी थी, तो किसने रखी थी, जॉर्ज चारनॉक ने। लेकिन अगर पूछते हैं कि सेंट जॉर्ज फोर्ट की स्थापना कहाँ पे की गई थी, तो सेंट जॉर्ज फोर्ट की स्थापना मद्रास में की गई थी। अब चलिए हम पढ़ते हैं फ्रांसीसियों के आगमन के बारे में। फ्रांसीसी एक सरकारी कंपनी थी। जैसे आप देख रहे हैं कि अलग अलग यूरोपीय कंपनियां आ रही थी, लेकिन ये यूरोपीय कंपनी कोई भी एक सरकारी कंपनी नहीं थी। लेकिन आपकी जो फ्रांस की कंपनियां थी, कंपनी इंडस ओरिएंटल, ये फ्रांस की कंपनी एक सरकारी कंपनी थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब फ्रांस में क्या होता है, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरी के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित। तो फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कोठी कहाँ पर स्थापित की, सूरत में। और किसके द्वारा की गई थी, फ्रैंको कैरी के द्वारा। कब की गई, 1668 में। और इसके पश्चात क्या होता है, 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की, जैसे इस टाइम पे आप पांडिचेरी पढ़ते हैं, तो इसकी स्थापना किसने की, फ्रांसिस मार्टिन ने की। अब क्या होता है, कर्नाटक के 3 युद्ध होते हैं अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। जैसे आपको अभी आपने पढ़ा डचों और अंग्रेजों के मध्य वेतरा का युद्ध हुआ, उसी प्रकार क्या होता है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक के युद्ध होते हैं। क्योंकि आपको पता है धीरे धीरे कंपनियां आपस में षड्यंत्र कर रही थी, आपस में पहले संघर्ष करती हैं, और ये सब का मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत में एकाधिकार व्यापार करना। इसी कारण ये आपस में क्या कर रहे थे, षड्यंत्र कर रही थी। इस तरह से आपने मुख्य कंपनियों के बारे में पढ़ा, इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े। अब आप जैसे बंगाल पे अंग्रेजों का आधिपत्य पढ़ेंगे कि बंगाल पे अंग्रेजों ने आधिपत्य कैसे स्थापित किया, क्योंकि अंग्रेजों ने सबसे पहले कहाँ पे, बंगाल पे अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया। इसके बाद अलग अलग युद्ध होते हैं, जैसे फिर मराठों से होता है, अंग्रेजों का सिखों से आंग्लिक युद्ध होता है, कर्नाटक युद्ध होते हैं, मैसूर युद्ध होते हैं, टीपू सुल्तान के साथ होते हैं, हैदर अली, फिर अलग अलग अनेक युद्ध होते हैं। लेकिन सबसे पहले उन्होंने बंगाल पे कैसे आधिपत्य स्थापित किया, उसके बारे में पढ़ते हैं। कह रहा औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुर्शिद कुली खान ने स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया,
जैसे आपको अगर आप देखेंगे उत्तर मुगल सम्राट में कोई भी सम्राट इतना शक्तिशाली नहीं हुआ कि वो अपने पूरे साम्राज्य में नियंत्रण बनाए रखे। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात कोई भी शासक ऐसा नहीं हुआ जिसने अपने पूरे साम्राज्य में नियंत्रण बनाए रखा हो। तो इसके पश्चात क्या होता है, औरंगजेब ने क्या किया था, मुर्शिद कुली खां को बंगाल का नवाब घोषित करता है। बंगाल का जब उसने नवाब घोषित किया था मुर्शिद कुली खां को, किसने, औरंगजेब ने। लेकिन तब क्या था, बंगाल एक स्वतंत्र सत्ता नहीं थी, बंगाल मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आती थी। लेकिन क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। अब जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो मुर्शिद कुली खान ने देखा कि यही वक्त है, क्योंकि मुर्शिद कुली खान ने देखा कि जो शासक बन रहे हैं औरंगजेब के पश्चात वो बहुत ही योग्य शासक नहीं है कि जो पूरी सत्ता को स्थापित कर ले। तो इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए मुर्शिद कुली खान ने स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया और बंगाल को एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल क्या होगा, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत नहीं आएगा। इसके लिए मुर्शिद कुली खान ने क्या किया, बंगाल में बिहार और उड़ीसा क्षेत्र को मिला लिया। बंगाल के अंतर्गत बंगाल का तो पूरा क्षेत्र था ही था, इसके अलावा बिहार व उड़ीसा क्षेत्र को भी मिला लिया। अब इन तीनों क्षेत्रों को, बंगाल, बिहार व उड़ीसा, इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर मुर्शिद कुली खान ने क्या किया, अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को बनाया। किसको बनाया, अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को किसने बनाया, ये मुर्शिद कुली खान ने। और इसके पश्चात क्या होता है, 1740 में घेरिया का युद्ध होता है जिसमें सरफराज को पराजित करके अली वर्दी खान स्वयं शासक बनता है। अली वर्दी खान क्या था, मुर्शिद कुली खान का नाती था। जैसे इसके पश्चात होता है कि अली वर्दी खान स्वयं शासक बनता है, क्योंकि मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान है जिसने एक महत्वपूर्ण काम किया था। इसने क्या किया था, दस्तक पे दुरुपयोग पर रोक लगा दी। अब आपको पता होना चाहिए कि दस्तक क्या होता है। जो मुगल शासक था फर्रुख सियार, मुगल शासक फर्रुख सियार ने जो कंपनी को क्या किया था, एक फरमान दिया था। क्या दिया था, दस्तक। दस्तक क्या था, एक प्रकार का ऐसा फरमान था जिसमें क्या किया था, उन्हें कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। जैसे आपको पता है कि व्यापार के लिए क्या होता था, कर देना पड़ता था। लेकिन उत्तर मुगल शासक फर्रुख सियार ने एक दस्तक प्रदान किया था, उसमें एक आज्ञा थी कि जो कंपनी है इसको व्यापार करने के लिए किसी भी प्रकार का कर नहीं देना पड़ेगा। तो इसलिए अली वर्दी खान ने क्या कर दिया था, दस्तक के प्रयोग पर रोक लगा दी थी। अब क्योंकि दस्तक का दुरुपयोग कैसे हो रहा था, कंपनी क्या करती थी, जो ये दस्तक था इसको छोटे छोटे व्यापारियों को बेच देती थी। इससे पहले तो कंपनी भी कर नहीं देती थी। फर्रुख सियार ने दस्तक प्रदान किया था कंपनी को, लेकिन कंपनी क्या करती थी, छोटे छोटे व्यापारियों को भी बेच देती थी, खुद कंपनी भी कर नहीं दे रही थी। इसके अलावा अलग अलग जो छोटे छोटे व्यापारी आ रहे थे, यूरोपीय व्यापारी जिसे आप बोलते क्या, इंटरलोपर, वो भी कर नहीं दे रहे थे। अब जब कर नहीं रहे थे और भारत में जो व्यापारी थे उन्हें कर देना पड़ रहा था, तो इससे क्या हो रहा था, उनके जो माल बन रहे थे, जो सामान बना रहे थे, उनकी कीमत पहले ही सस्ती कर देते थे। एक तो उनके पास टेक्नोलॉजी भी थी और दूसरे उन्हें कर नहीं देना पड़ रहा था, तो उनका सामान ऑटोमेटिक सस्ता हो जा रहा था। जिसके कारण क्या हो रहा था कि भारत के जो व्यापारी थे उन्हें बहुत ही घाटा हो रहा था। इसको देखते हुए अली वर्दी खान ने दस्तक के दुरुपयोग पर रोक लगाई। उन्होंने कहा कि सबको कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिल गया, ना भारत का कोई बंदा कर देगा ना कोई दूसरा। तो पूछ सकते हैं कि अली वर्दी खान ने दस्तक के दुरुपयोग पर किसने रोक लगाई थी, तो किसने लगाई थी, अली वर्दी खान ने। अब इसके पश्चात क्या होता है, अली वर्दी खान का नाती सिराजुद्दौला नवाब बनता है। इसमें क्योंकि आपको पता है बंगाल में शासक तो अलग अलग हुए, लेकिन जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे दस्तक पे दुरुपयोग पे सिराजुद्दौला, कुछ इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। अब 1756 में क्या होता है, अली वर्दी खान के नाती सिराजुद्दौला नवाब बनता है। जैसे आप देख सकते हैं सिराजुद्दौला क्या होता है, नवाब बनते हैं। अब इसी समय क्या होता है, जैसे अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम की क्या कर दी थी, किलेबंदी प्रारंभ कर दी थी। अब किलेबंदी का तात्पर्य क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, अंग्रेजों ने क्या किया था, कोलकाता में फोर्ट विलियम की स्थापना की, जिसने एक किला बनाया, तो उस किले की क्या करती थी, बाहर की दीवार बहुत ही मजबूत करने लगे। तो सेना का क्या करते, एक चक्र बना रहे, तो सेना रखना प्रारंभ कर रहे थे। इसी को क्या बोलते हैं, किलाबंदी। जैसे आप मान लीजिए किला है, तो पहले तो बाहर की दीवारों को बहुत ही अच्छी मजबूत कर रहे थे, दूसरा क्या होता है, अपनी सेना रखना प्रारंभ कर रहे थे। तो 1756 में अंग्रेजों ने क्या कर दिया, फोर्ट विलियम की किलेबंदी कर दी। अब जब फोर्ट विलियम की किलेबंदी कर दी, तो उस टाइम पे क्या थे, सिराजुद्दौला नवाब थे। तो इन्होंने क्या कर दिया, 15 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया। फोर्ट विलियम पर आक्रमण करके इन्होंने क्या किया, फोर्ट विलियम को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया।
उसी समय क्या होता है 20 जून 1756 को कालकोठरी त्रासदी, जिसे आप ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से भी जानते हैं, घटित होती है। अब कालकोठरी त्रासदी क्या होती है? इसमें कहा जाता है कि इन्होंने क्या किया था, जितने भी व्यक्ति मिले थे उन सबको एक बंद कमरे में, घुटन भरे कमरे में क्या करवा दिया था, बंद करवा दिया था, जितने बच्चे, स्त्री, पुरुष जो भी थे। उसके पश्चात अगले दिन दरवाज़ा खोला गया था तो केवल 21 व्यक्ति जीवित बचे थे। और इस घटना की जानकारी किसने दी थी? एक हॉलवेल नामक व्यक्ति था। किसने? हॉलवेल नामक व्यक्ति ने ब्लैक होल ट्रेजेडी, कालकोठरी त्रासदी की जानकारी दी थी। और ये कब घटित होती है? तो 20 जून 1756 को। कौन सी घटना होती है? कालकोठरी त्रासदी। अब इसके पश्चात जब ये बात पता चलती है कि अंग्रेजों को ये बात पता चलती है कि पहली तो क्या हुई, कालकोठरी त्रासदी, दूसरा उन्होंने फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया था, तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य युद्ध होता है। अब इस युद्ध में क्या होता है कि सिराजुद्दौला हार जाता है। इसके कारण क्या होता है, अलीनगर की संधि होती है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि सिराजुद्दौला व रॉबर्ट क्लाइव के मध्य कौन सी संधि होती है? तो कौन सी? अलीनगर की संधि होती है। इसके पश्चात क्या होता है, आपका प्लासी का युद्ध होता है। 23 जून 1757 को भागीरथी नदी के तट पर सिराजुद्दौला व रॉबर्ट क्लाइव के मध्य क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है। अब प्लासी के युद्ध का मुख्य कारण क्या था? जैसे आपको पता है कि सिराजुद्दौला ने क्या किया था, अंग्रेजों पे मतलब उनके पे नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा था। जैसे फोर्ट विलियम पे उनको किलाबंदी करने से रोक दिया था, या अलीवर्दी खान ने क्या किया था, दस्तक के दुरुपयोग पर रोक लगा दी थी। तो अंग्रेज सोच रहे थे कि अगर हमें अच्छी तरीके से व्यापार करना है तो यहाँ पे जो नवाब रहे वो हमारे हाथ के कठपुतले बना रहे, इसलिए वो क्या कर रहे थे, जो उनके विरोध में हो रहा था उससे आक्रमण कर रहे थे। जैसे आप देख सकते हैं कि 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें, अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिनिधियों में किसी एक को नवाब बना दिया जाए, तो कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जैसे सिराजुद्दौला के अलग अलग प्रतिनिधि थे, उनका चचेरा भाई, उनकी मौसी घसीटी बेगम थी, या एक बहुत बड़ा व्यापारी था जगत सेठ, इन सबको क्या किया था, कंपनी ने अपने साथ मिला लिया। पहले तो कंपनी ने प्रयास किया कि इनको नवाब बना दिया जाए, लेकिन जब उनको नवाब नहीं बना पाई तो कंपनी क्या कर रही थी, उनके मत में षड्यंत्र करवा रही थी कि आपको शासक बनना चाहिए, लेकिन आपके स्थान पर सिराजुद्दौला शासक बना हुआ है। इस तरह से क्या हो रहा था, कंपनी क्या कर रही थी, राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही थी। लेकिन सिराजुद्दौला ने भी जवाब में हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो कंपनी ने क्या किया, तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। जैसे कंपनी ने क्या कर रही थी, आपको पता है कि वो क्या कर रही थी, जिससे उनके राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही थी। इसका विरोध किया सिराजुद्दौला ने, और उसने कहा कि क्या होगा, आप किलेबंदी रोक दीजिए। लेकिन कंपनी क्या कर रही थी, दोबारा प्रारंभ कर दिया। तो इसीलिए क्या करते, सिराजुद्दौला ने आक्रमण कर दिया और नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया और उनके क्या कर दिया, गोदाम पर ताला डाल दिया और अंग्रेजों के अधिकार छीन लिए, हथियार जितने थे छीन लिए। अंग्रेज जहाज़ों को घेरे में ले लिया। इसके बाद कंपनी ने कलकत्ता के स्थित किले पर भी अपने उधर का रुख किया। कंपनी ने, जैसे आपको पता है कि इंग्लिश फैक्ट्री उनकी जो कासिम बाजार में थी, पहले तो उसमें हमला बोल दिया। इसके पश्चात जो कलकत्ता में उनका फोर्ट विलियम था उसमें भी रुख किया। अब इन सब जब से कलकत्ता का फोर्ट विलियम क्या होता है, कंपनी के हाथ से निकल जाता है, तो इसकी सूचना दी जाती है किसको, रॉबर्ट क्लाइव को। और रॉबर्ट क्लाइव क्या होते हैं, दोबारा उनको उधर से सेना मिलती है। उन्होंने कहा वहाँ से नौसैनिक शक्ति को भी मंगवा लिया और उसके पश्चात क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव ने दोबारा सिराजुद्दौला पर आक्रमण कर दिया। अब इस आक्रमण में फिर क्या होता है, ये 30 जून 1757 को मीर जफर को नवाब बना देते हैं। अब कौन उसको नवाब बना दिएगा, मीर जफर को। इसके पश्चात 1760 में मीर कासिम नवाब बने। इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते, इसलिए सिर्फ इस पॉइंट को याद रखना है। अब मीर कासिम ने क्या कर दिया, अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। जैसे मुर्शिद कुली खान ने राजधानी किसको बनाया था, मुर्शिदाबाद को। अब इन्होंने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से क्या किया, मुंगेर स्थानांतरित किया। इसके पश्चात 1764 में मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है।
तो आपसे पूछ सकते हैं कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। अब जो मीर कासिम था, मीर कासिम व अंग्रेजों के मध्य जब बक्सर का युद्ध होता है तो इस युद्ध पे क्या होता है, मीर कासिम का साथ दे रहे थे अवध के नवाब सिराजुद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये सब क्या कर रहे थे, मीर कासिम का साथ दे रहे थे। और इधर अंग्रेज थे, अंग्रेजों के पास कुशल नेतृत्व की सेना थी, उनके पास उनकी नौसैनिक शक्ति थी। इस समय आपका बंगाल का जवाब नवाब किसको बनाए देते हैं? मीर जफर को। जैसे आपको पता है कि मीर जफर के पश्चात मीर कासिम शासक बनता है बंगाल का नवाब। लेकिन जब इन्हें पता चलता है कि मीर कासिम क्या कर रहा है, उन्हीं के साथ अंग्रेजों के साथ युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं, तो अंग्रेज क्या करते हैं, क्योंकि अंग्रेज इस टाइम पे क्या हो रहा था, किंग्स मेकर की भूमिका में आ रहे थे, वो जिसे चाह रहे थे उसी को शासक बना रहे थे। इस टाइम पे क्या करते हैं, पुनः उसको मीर जफर को शासक बना देते हैं। इधर अंग्रेजों के साथ युद्ध करने की तैयारी कौन कर रहा था? मीर कासिम। इसी चक्कर में आपका क्या होता है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। अब बक्सर के युद्ध में क्या होता है कि आपकी संधि होती, कौन सी? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि कब होती है? 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी क्या कर ली थी? अंग्रेजों ने प्राप्त कर ली थी। आपसे पूछ सकते हैं कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सब की दीवानी किसने प्राप्त कर ली थी? अंग्रेजों ने। किस संधि के पश्चात? इलाहाबाद की संधि के पश्चात। जैसे आप देख सकते हैं, आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों का नियंत्रण मिल गया। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई। 18वीं शताब्दी की शुरुआत से भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अब कंपनी ने क्या कर लिया था कि जो वहाँ पे था, कंपनी ने अपनी दीवानी प्राप्त कर ली थी। कहाँ पे? बंगाल में। तो बंगाल एक बहुत ही सर्वसंपन्न उस टाइम पे राज्य था, इसलिए कंपनी ने एक बहुत बड़े क्षेत्र को जब हासिल कर लिया तो अपना व्यापार भी बहुत आसानी से बढ़ा रही थी। और धीरे धीरे क्या होती, दूसरे छोटे छोटे राज्यों में अपने कंपनी क्या करती, हस्तक्षेप करने लगती, अलग अलग नीतियाँ, राज हड़प नीति, सहायक संधि, ये सारी अलग अलग नीतियाँ लाती। इन सब के बारे में आप इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। हमारे चैनल पे सुपर टेट एग्जाम के लिए क्लासेस चल रही, इसके अलावा सीटेट एग्जाम के लिए क्लासेस कर रही। आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी सारी क्लासेस देखते रहिए। हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप सारी क्लासेस देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और रेगुलर वे पे रिवीजन करते रहिए। और अगर आपको PDF फॉर्म में नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी को सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।